नमस्कार। गोगो लाइव शो के 496वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि 20 तारीख को दिवाली है और उस दिन हमारा शो नहीं होगा। आज के इस एपिसोड के सफर में हमारे साथ हैं यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने वाली मैडम पूर्वी गुप्ता जी। मैडम पूर्वी गुप्ता IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जीएसटी कस्टमर एक्साइज में अधिकारी हैं। अभी इनकी ट्रेनिंग है। पूर्वी मैडम, स्वागत है आपका हमारे शो। आपको गूगल लाइव शो की ओर से बधाई कि आपने यूपीएससी क्लियर किया, आप IRS बने। उसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तैयारियों के सिलसिले में। बस आपकी आवाज लगना चाहिए भी किसी मैडम ने IAS दिया है और वो क्लियर हुई है, तो यहाँ तक आपकी आवाज आनी चाहिए। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा जिज्ञासा, यूपीएससी किसे देना चाहिए? जिसे भी इंटरेस्ट हो, जिसे भी लगे कि वो एक सर्विंग नेचर रखता है कि उसे अपनी सोसाइटी में कुछ गिव बैक करना है, जिसे है कि एक करियर पर्सपेक्टिव है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए सोशल सर्विस की तरफ, और मेहनती एक हार्ड वर्किंग नेचर हो, तो अगर वैसा है तो आप इसे करियर पाथ बना सकते हैं। मतलब जो ये क्वालिटी रखता हो बच्चा, उसको यूपीएससी एग्जाम देना चाहिए। चलिए, यूपीएससी एग्जाम उन लोगों को तो जरूर देना चाहिए जो मैडम ने बातें बताई, क्वालिटी बताई है। अच्छा, तैयारी कौन सी कक्षा से आरंभ करें? बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखो, बचपन से ही कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं कि मुझे बड़ा होके IAS बनना है या IPS बनना है, तो वो बहुत बचपन से एक सपना सबका ही कहीं ना कहीं बना होता है। आइडियल एज ऐसे कुछ नहीं होती है, बट मैंने जितना भी इस जर्नी में बच्चों को देखा है या जिनसे इंटरेक्शन हुआ है कि जो एस्पायर कर रहे हैं, तो आजकल 9th 10th 11th 12th से बच्चे सीरियस होने लगे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी दैट इज नॉट द एज कि आप बहुत ही सीरियसली 11th 12th के बच्चे कि आप बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं। उस वक्त आप अपना सपना देखें या एस्पायर जरूर करें, लेकिन मुझे लगता है उस वक्त जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पहले करिए। हाँ जी, क्योंकि हम भी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हम वापस जाके 10th की 12th की NCERTs ही पढ़ते हैं। तो अगर आप जब उस क्लास में हो तब आप अपने अच्छे से पढ़ो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, है ना। उसके साथ बस एक जनरल अवेयरनेस जरूर रखें चीजों की, उसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आप लक्ष्य रखें। हाँ जी, हाँ जी। और जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल कॉलेज, हाँ, करते रहे, उसे कोई अच्छे से करें, उसमें अपना इंटरेस्ट रखें, उसको समझें। यूं नहीं कि सिर्फ रट लिया, रोट लर्निंग वाली चीज नहीं चाहिए। उन कॉन्सेप्ट्स को समझें जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें, और जिस भी चैप्टर क्लियर करते चले जाएं। हाँ जी, हाँ जी, चैप्टर क्लियर करते चले जाएं और बहुत भारी मतलब वजन मत रखें उसको, लेकिन स्वप्न देखें। क्या नाम है? शेखावटी, श्यामलाल जी शेखावटी, कांग्रेस के नेता हमसे जुड़े हैं। शुक्रिया श्यामलाल जी शेखावटी जी। हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वी गुप्ता जी से, जो IRS हैं, जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम दिया 2024 में, है ना, क्लियर किया। अच्छा मैडम, आपने बता दिया कि ये इस तरह से करना चाहिए, लेकिन मुझे कैसे पता लगे कि मैं यूपीएससी परीक्षा देने लायक टैलेंट है मेरे में? कैसे पता लगे? देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक एकेडमिक आपकी परफॉर्मेंस जरूर एक बेंचमार्क है ये जानने के लिए कि आप कर सकते नहीं कर सकते, बट दिस इज नॉट द ओनली पैरामीटर नहीं है ये। हाँ, दिस इज नॉट द ओनली पैरामीटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 50-60% स्कोर कर देते हैं अपने 12th तक, इनफैक्ट ग्रेजुएशन तक, बट मुझे कैसे पता लगे कि मैं इस लायक हूँ? हाँ जी, तो एक चीज कह सकते हो कि आप अकेडमिकली पढ़ पाते हो, आप पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है, आप सिटिंग दे पाते हो नहीं दे पाते हो, बिकॉज दिस एग्जाम नीड्स कि आप 8 से 10 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ो। अगर आपका मन बहुत ही जल्दी विचलित हो जाता है या आप किसी चीज को डेडिकेशन से नहीं कर सकते हो, तो कर कोई भी सकता है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कह सकती मैं कि ये इंसान कर नहीं सकता या ये नहीं कर सकता, बट अगर आप हार्ड वर्किंग है, आप डेडिकेशन से कर सकते हो, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है भी, ये तो होना चाहिए। हाँ, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। 10-12 घंटे सिटिंग कर सकते हो, आप जल्दी से बोर नहीं होते, रोकते नहीं हो पढ़ के। और ये चीज करने के लिए तैयार हो कि आपको बहुत सारी और चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी इस जर्नी में। थोड़ी मस्ती या फिर उस एज की जो मस्ती होती है या फिर वो चीज, वो सैक्रिफाइस करने के लिए अगर आप तैयार है पढ़ाई के लिए, तो वो इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे लगता है। अभी कम से कम इतना कुछ कर सको तब तो प्रिपेयर करो। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे नहीं है भी नींद में उठे और मेरे को ये करना है।
बेसिक आपकी समझ है कि आप चीजों को समझ पाते हो, जान पाते हो, इंटरेस्ट रखते हो और जानने का, तो तब उसमें वो हाँ जी, यूं नहीं हो कि आप बस अपने पेरेंट्स को खुशी करने के लिए या फिर बस मुझे तो बनना है ये सोच के आप बस करे जा रहे हो, मतलब नाम की बस कोचिंग कर रहे हो लेकिन अपने आवर्स नहीं दे रहे हो। बनना है लेकिन उसकी तो तैयारी नहीं कर पा हाँ रहे। जी, हाँ जी, वो तो नहीं होना चाहिए। श्रवण सोनी हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया श्रवण सोनी जी हमसे हमें देखने के लिए। आज हम लोग बात करें डॉक्टर मैडम पूर्वी गुप्ता से, जो बता रहे हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी चाहिए और किन को करनी चाहिए। चलिए, ये कॉन्सेप्ट तो होने चाहिए, 10-12 घंटे आप पढ़ना जानते हो, थोड़ा सेक्रीफाइस कर सको सोशल लाइफ को, है ना, ये हाँ जी, चीजें थोड़ा तो करना पड़ता है। थोड़ा तो करना पड़ेगा, थोड़ा के ज्यादा ही करना पड़ेगा। हाँ, मतलब कुछ क्लोज लोग तो आपको चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, बट उससे ज्यादा यूं नहीं आप रोज ही बाहर रोज ही घूमने जा रहे हो, फ्रेश होने जितना ही बस। अच्छा, आपने क्या सेक्रीफाइस किया? मैंने कुछ दोस्तों से भी लिमिट किया, सोशल मीडिया पे भी कम थी उस वक्त, और घर पे भी कम, मतलब थोड़ा इंटरेक्शन कम होता था। मेरे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली थे, उन्हीं से मेरा इंटरेक्शन होता था, वो मेरे सपोर्ट सिस्टम थे। तो वो तो सोचना ही पड़ता है कि है ना, कितना हाँ, तो जैसे अगर आज मन कर रहा है कि बाहर चले जाओ, तो ऐसा आप रोज ही नहीं जा सकते हो। जब आपने सोच लिया कि हाँ 10 दिन की पढ़ाई अच्छे से करी है, आज आप डिजर्व करते हो, तो आप जाओ। जैसे मेरे भाई की शादी थी तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा 1 महीने बाद ही बात था। है, हाँ। तो ये करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता हाँ है जी, है ना। राधेश्याम जी हमें देख रहे हैं, राधेश्याम जी स्वागत है आपका, आपकी बिटिया हमारे साथ हैं। हम लोग बात उन्हीं से करें, तैयारी कैसे करें आईएएस और सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और आपने भी किया। हाँ जी। वो आई थिंक हर एस्पिरेंट करता है, और हर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ उसने भी कहीं ना कहीं और करना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, वो आप डेडिकेशन से अपने आप आता है आई थिंक, जब आप एक तरफ वो, क्योंकि इतना सिलेबस होता है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो आप टाइम कहीं तो 24 घंटे ही है सबके पास, तो कहीं तो टाइम वहीं देना जहाँ जरूरी है। यू मस्ट सेक्रीफाइस, यू विल हैव टू सेक्रीफाइस, यू विल हैव टू सेक्रीफाइस, have to एंड sacrifice. इफ यू वांटेड यू मस्ट सेक्रीफाइस। दोनों बातें हैं। हाँ जी। 10वीं 12वीं के नंबरों का भी कोई महत्व होता है मैम इसमें? नहीं, उतना नहीं होता। अगर आप बाद में जाके बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, आप मे बी अ लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द इंटरव्यू बोर्ड जब आप उनको फेस कर रहे हैं, बट वो इंटरव्यू बोर्ड आप इस बात को मुद्दा नहीं बनाता है, इस बात को मेन पॉइंट नहीं बनाता है। वो आपकी और पर्सनालिटी भी जज करते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट डिस्करेज यू फ्रॉम मार्क्स ऑफ taking योर it up. 10th। हाँ जी, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब I'll not say कि कोई फर्क नहीं पड़ता, there may be 1 or 2%, it is just an impression of a person। इंप्रेशन ऑफ पर्सन कि का आप रहता भी है। किसी को देखोगे तो आपको लगेगा अरे 12th में मार्क्स हैं, बट दे विल आल्सो अंडरस्टैंड। लेकिन वो कोई कि जज बच्चा- करने का एकमात्र कारण नहीं है। हाँ जी, वो भी तो सोचते होंगे ना कि बच्चा अगर इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रहा है तो कुछ तो कैलिबर होगा। तो हाँ बोलिए। बस यही वाली बात है कि इतना कोई बड़ा पैरामीटर नहीं है, मतलब ये आपको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना इस चाहिए। करियर पर्सपेक्टिव को। मैं मेरे शब्द में कह सकता हूँ कि केवल कम नंबर आ रहे हैं इसलिए आप आईएएस सेलेक्ट नहीं हो सकते, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एग्जैक्टली। है ना। तो मेरा मतलब यही था कि मैसेज कन्वे हो कि ये मत सोचिए कि कोई सेकंड डिवीजन पास हो रहा है, थर्ड डिवीजन पास हो रहा है तो आईएएस सेलेक्ट नहीं हो सकता। नहीं, वो भी हो ऐसा नहीं। हाँ जी, हम सबने 12th फेल तो शायद देखी है। मनोज बिश्नोई हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। रफीक चौकदार हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। विजय शर्मा देख रहे हैं, शुक्रिया। डॉक्टर मोहित नारायण गोयल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। हम लोग बात करें पौरी मैडम से, जो बता रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए और किन व्यक्तियों को, किन बच्चों को करनी चाहिए। स्पीकिंग स्किल का कितना महत्व है? स्पीकिंग स्किल्स मैटर, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेवलप। इट इज नॉट अ बिग थिंग, कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आप स्पीकिंग स्किल या आप बिल्कुल ही डरते हैं। और इतना नहीं है कि मतलब आपको जब तक सिलेक्शन हो रहा है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करनी है। इंटरव्यू स्टेज पे आप जब अपने मॉक्स देते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, उससे हो जाता है, लैंग्वेज फ्लुएंसी भी आ जाती है। तो दिस इज नॉट अ इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आप डिसाइड करें कि मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है इसलिए मुझे इस एग्जाम की तरफ नहीं जाना चाहिए, या ये एग्जाम मुझसे नहीं होगा। ऐसा मुझे ये रीजन नहीं लगता। तो दोनों बातें होगी ना, अभी नंबर भी कोई वो नहीं रखते इंपॉर्टेंस, और आपकी स्पीकिंग स्किल भी। हाँ जी, अगर ये लो लेवल पे है तब भी आप उसमें, हाँ जी जरूर, क्योंकि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिन पे बहुत आराम से काम किया जा सकता है। ये सीखी जा सकती है। हाँ जी, जब आप सिलेक्ट हो गई या मेन में तो हो सकता है। हाँ जी, आराम से। तो मैसेज यही है, एक संदेश, जो सबसे बड़ी बात यही एक मैसेज हम लोग करना चाहते हैं और मैडम के माध्यम से। मैडम मेरे शब्द गलत हो तो देख लेना, कि नंबर और स्पीकिंग स्किल इतना ज्यादा वो नहीं रखता कि आप तैयारी ना करें। अगर आप में स्किल है आप आइए मैदान में, है ना।
विषय का चुनाव कैसे करें? मुझे नहीं पता, मैं बस देख रहा हूँ कि यूपीएससी क्लियर करना है मुझे, लेकिन मैं विषय का चुनाव कैसे करूँ? हाँ जी, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी में, जो हम्म। हमें मेंस में 2 पेपर होते हैं उसके हम्म। ऑप्शनल के। तो टाइम फॉर डिसीजन ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस टाइम पे अपना यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। जिनका स्टार्टिंग से क्लियर है कि उनको यूपीएससी करनी है, तो वो अपने ग्रेजुएशन के अराउंड भी थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं। हम्म। जो बाद में डिसाइड करें वो तो तभी डिसाइड करें। हम्म। तो पहला फैक्टर आई थिंक इज इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कि आपका उस सब्जेक्ट में रुचि है कि नहीं है, आप ठीक है। उसको लंबा पढ़ पाते कि नहीं पढ़ हम्म। पाते, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई का 50% ऑफ द टाइम अपने ऑप्शनल को देना पड़ता देना है। पड़ेगा। तो मेरा था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड थ्रू सोशियोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं। तो इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। बैकग्राउंड अगर हो तो वो भी है कि आपको सब्जेक्ट पहले से पता है। जो इंजीनियर्स होते हैं वो मैथमेटिक्स लेते भी हैं, हम्म। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका उस सब्जेक्ट पे जो बैकग्राउंड से उसका होल्ड कितना है। होल्ड कितना है? हाँ जी, इकोनॉमिक्स आते हुए भी आपकी इकोनॉमिक्स अगर कमज़ोर है तो आप अपना सोशल इशू वाला ले सकते हैं कोई सब्जेक्ट। नहीं, है इसका ना? मैं बेस क्या रखूं? जब मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता जो आपने बताया, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा गोविंद तू ये सब्जेक्ट ले? देखो, आप पहले तो जाके देखिए कितने ऑप्शनल्स हैं, ठीक है। है ना? कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर उसमें से आपको समझ में आएगा कि ये तो ऑप्शनल ऐसे हैं जो मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से इंक्लाइन करते हैं, मुझे इन ठीक है, सब्जेक्ट्स की सच करते नॉलेज हैं। है। एक आपने वो लिख ली। फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं जो किसी को नहीं भी नॉलेज है तो वो भी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। हम्म। जो थोड़े से साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं वो भी एंथ्रोपोलॉजी भी ले लेते हैं। हम भी दूसरे ह्यूमैनिटीज वाले भी ले सकते हैं, बट ज्यादा साइंस वाले लेते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो ये ऐसे ऑप्शंस है कि वो लोग भी तैयारी उसमें टच कर सकते हैं। तो आपने ऐसे सब लिख लिए। फिर उसके बाद आप सिलेबस देखें। सिलेबस देखें, यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, थोड़े से पीवाईक्यूज देखें। अगर वो आपके सब्जेक्ट वही हैं जो ग्रेजुएशन वाले हैं, तो आपको पीवाईक्यूज देख के भी समझ में आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के भी। पीवाईक्यू क्या कहेंगे बच्चों को? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने जो यूपीएससी के क्वेश्चन है उनको देखें, सिलेबस को देखें। आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? क्या मेरे को उतने प्रश्न की इस सब्जेक्ट पे पकड़ है वो करना है ना? उनसे ही मिलाकर आप डिसाइड कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज में आप जाकर देखिए, कोचिंग भी एक फैक्टर होता है कि आपके पास अवेलेबल नोट्स हो, कोचिंग हो, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिले कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये बहुत सारी चीजें हमें तय करनी है। हाँ जी, ये सब चीजें आप सोच सकते हैं अपने तब करके हम फिर सब्जेक्ट तय करें। या कोई शॉर्ट ऐसा नहीं है कि अभी कॉमर्स वाले को सब्जेक्ट लेने चाहिए, साइंस वाले ऐसा तो मतलब इट इज अ मेजर डिसीजन, बड़ा डिसीजन होता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों को बीच में ऑप्शनल चेंज भी करना पड़ता है। जब बाद में लगता है तो यू हैव वेस्टेड सम अटेम्प्ट्स, वेस्टेड योर एनर्जी आल्सो, एंड इट इज अ लॉन्ग सब्जेक्ट। मतलब आपका 50% ऑफ प्रिपरेशन मेंस का अगर एक ही सब्जेक्ट में जा रहा है तो बहुत ही वाइजली डिसाइड करना चाहिए। अगर किसी को है कि ग्रेजुएशन तक मन है कि यूपीएससी ही करना है, तो उन्हें अपनी ग्रेजुएशन में एक मन बना लेना चाहिए कि ये ऑप्शन चूज करना है। और कोई तैयारी करे ना करें, लेकिन एक ऑप्शनल की तैयारी आप तब से करने की सोच सकते हैं। मतलब ये बहुत पहले से डिसाइड कर लें कि क्या करना है ना? हाँ, जब भी आप यूपीएससी का डिसीजन ले रहे हैं, ये एक मेजर डिसीजन होता है लेने के लिए कि आप ऑप्शनल क्या चूज करेंगे। उस पर डिपेंड करता है काफी कुछ। हाँ जी, हाँ जी। आपकी जब कोचिंग करेंगे तो वो उस पर डिपेंड करेगा, प्रिपरेशन करेंगे तो वो उस पर डिपेंड करेगा। पढ़ाई तो साथ साथ में पढ़ना ही पड़ेगा स्टार्टिंग से। अच्छा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, इस पे क्यों फर्क पड़ता है? नहीं, मैंने आपको वैसे ही बताया कि जैसे वही मैं बोल रही हूँ कि समझ लो अगर कोई इंजीनियर या फिर कोई डॉक्टर बैकग्राउंड से है तो उसके भी ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं। कि किसी ने इंजीनियरिंग वाले भी मैथमेटिक्स से लिया ऑप्शनल, और वही मैथमेटिक्स वाला बच्चा ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल भी ले सकता है, क्योंकि वो पढ़ना ही है। एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा मैथमेटिक्स का ऑप्शनल नहीं ले सकता, बट एक मैथमेटिक्स का बच्चा तो ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल ले सकता है। इंटरकनेक्टेड हो गया क्यों? मैं कैसे बताऊं कि मेरा जैसे मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की थी, तो आई ओनली हैव ऑप्शंस कि मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब ऑप्शंस। लेकिन कोई इंजीनियर है तो वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल भी ले सकता है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी ले सकता है। वो उसके इंटरेस्ट पे है कि उसकी कितनी पकड़ है सब्जेक्ट। कैंडिडेट के जो करना चाहता है उस पे इंटरेस्ट चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट है ना? वो सबसे बड़ी बात तो यही है ना। हाँ, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं ये इसी पे सोच रहा था मैं कि मैडम ये बोल क्यों नहीं रहे हैं। इंटरेस्ट उस पे, मेरा इंटरेस्ट जिसमें उसी पे ज्यादा स्कोर करता हूँ। हाँ, सब्जेक्ट में की पकड़ होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि आप कई घंटे उसको पढ़ सकें। महेश अरोड़ा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया महेश जी हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं आईएएस एग्जाम देने वाली
पूर्वी गुप्ता जी से, यहीं की रहने वाली, यहीं जन्म स्थान है श्रीगंगानगर का। IRS इनको अलॉट हुआ है और ये हैं GST कस्टमर एक्साइज डिपार्टमेंट में रहेंगी। इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी आपकी? नहीं, अभी ट्रेनिंग बाकी है इनकी। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें इस बारे हम लोग बात करें। आपने यूपीएससी की तैयारी कब आरंभ कर दी? मैंने डिसाइड तो ग्रेजुएशन के टाइम पे किया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने सीरियसली कब पढ़ाई शुरू की थी, तो आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने सीरियसली पढ़ाई करनी शुरू की थी, और ये मेरा चौथा प्रयास था। अरे तो हाँ जी, घबराए नहीं आप चौथे प्रयास? नहीं नहीं, ये तो इसमें क्या घबराने की बात है। देखो, आपको आई थिंक ये बात समझ लेनी चाहिए कि इट इज नॉट अ स्मॉल जर्नी। बहुत ही Definitely. कम लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, और आपको हर स्टेज पे फेलियर एक्सेप्ट करना और अपनी गलतियों से सीखना बिल्कुल आना बिल्कुल ही एक्सेप्ट चाहिए। करना पड़ेगा। द जर्नी इटसेल्फ मेक्स यू एन ऑफिसर, आई थिंक। तो बिल्कुल, वही journey। उस जर्नी की खूबसूरती है, I think। हमारे पास एक IPS भी आए थे, मिस्टर बी आदित्य, वो भी बता रहे थे, वो कह रहे थे गुरु जी दोस्त साथ छोड़ गए थे और सब कहने लगे थे छोड़ दो यार अब क्या पढ़ा है, लेकिन मैंने तय कर रखा था कि मुझे ये करना है ना। राजेश शर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया राजेश शर्मा जी। नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार राजेश जी। हम लोग बात करें पूर्वी गुप्ता जी से, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया 2024 में। IRS हैं आज के दिन, इनकी ट्रेनिंग अभी पूरी होनी है। अच्छा, तैयारी कहाँ करें मैडम, शुरुआत कैसे करें, किससे करें? कहाँ करेगा, अगर मैं उत्तर दूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक जगह होगी एक कि जगह। कहाँ कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं, आप कहीं बाहर भी कर सकते हैं। वो इंसान का खुद का डिसीजन है। इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड, आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। डिसिप्लिन इज द मेजर फैक्टर। कैसे करें में एक तो वही हो गया कि आप किस स्टेज पे हैं लाइफ के, डिसाइड करें कि आपको यूपीएससी करना है। जैसे मैंने स्कूल के बच्चों का बता दिया कि उनको तभी पढ़ना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को तो बहुत अच्छे से करें। अपनी पर्सनालिटी भी ज़रूर डेवलप करें, बिकॉज बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको कॉलेज में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फिर उसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट करना इज़ अ मेजर डिसीजन टू चूज़, कि आप उसको सोचें कि आपको क्या लेना है ऑप्शनल सब्जेक्ट, और उसके लिए थोड़ा बहुत साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर और जनरल अवेयरनेस आई थिंक इज़ वेरी बेसिक, कि वो आप स्कूल के बच्चे हो या कुछ भी हो, अगर आप इंस्पायर करें इस एग्ज़ाम के लिए, तो रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग, थोड़ी दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयरनेस रखेंगे, ओपिनियन बनाएंगे, तो यू विल योरसेल्फ फील कॉन्फिडेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए। हाँ, एक जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस होनी हाँ चाहिए। जी, ऐसे नहीं कि आप किताबों में खो गए और बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट गए। हाँ जी, हाँ जी, ये तो होना चाहिए ना। इतना तो कोई समाचार सुनना हाँ है जी। या न्यूज़पेपर से अलग अलग हाँ प्रकार जी, के पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो ग्रेजुएशन में आराम से, हाँ। रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाली। फिर तीसरी कैटेगरी जो कि अब मतलब ग्रेजुएशन कर चुके थे, डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग, कि अब मुझे तैयारी ही करनी है उसका काम हो। तो स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि एक तो सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है, कि सबसे पहले उठा के यूपीएससी का सिलेबस देखें। फिर यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स ने बहुत एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाए हुए हैं कि उन्होंने किस सोर्स से क्या पढ़ा। तो आप सिर्फ एक इंसान का ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, आप 4 से 5 लोगों की मिनिमम देखें, उसमें टाइम थोड़ा लगाएं, 2 दिन 3 दिन इस चीज़ में लगाएं कि आप मल्टीपल वीडियोस देखें। फिर आप थोड़ा सर्च करिए कि अच्छा इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक ये तो है ही है ना, ये पढ़ सकते हैं। ऐसे आप सिलेबस से इंक्लाइन करके अपनी बेसिक सोर्स की बुक्स लगाएं। बेसिक सोर्स मतलब पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका एक सोर्स ढूंढें कि हमें मुझे ये चीज़ कहाँ से पढ़नी है ना। एक तो अब इनके लिए भी 2 डायरेक्शन आ जाते हैं, कि एक हो गया आपने कोचिंग कर ली, कि आप गए, आपने चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपका है ना, आपने अपने हिसाब से कोचिंग ली, दैट आल्सो गिव्स यू अ डायरेक्शन कि आपको कैसे मार्गदर्शन मिल जाएगा उससे। हाँ जी। फिर सेकंड आता है कि जिनको कोचिंग नहीं करनी, खुद से करनी है, तो उसके भी देखो 2 तरीके हो जाते हैं, कि एक तो आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कमजोर है, आपको लगता है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से इकोनॉमी तो कर लेते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में दिक्कत आती है कि ज्योग्राफी समझनी है, तो आजकल सब्जेक्ट वाइज भी आपको टीचर्स मिल जाते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, कि सिर्फ ज्योग्राफी के टीचर्स है, ज्योग्राफी का कोर्स है, आपने लिया और वो पढ़ लिया उतना। तीसरा है यूट्यूब पे फ्रीली भी अवेलेबल है बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी चीज़ें जिनको फाइनेंशियली भी है कि नहीं इन्वेस्ट कर सकते इतना, वो भी पढ़ सकते हैं फ्रीली, यूट्यूब पे बहुत है, आप ढूंढें। तो सबसे पहले बेसिक सोर्स आपको अपना बनाना है, वहाँ से पढ़ाई। अगर मैं यूँ कहूँ कि करने वालों के लिए रास्ते बहुत हैं, हाँ जी, हाँ जी, है ना, जरूर बहुत सारे रास्ते हैं, किसी रास्ते से जाओ आप कर सकते हो, लेकिन एक आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए।
अखिल कटारिया हमें देख रही हैं, शुक्रिया अखिल जी हमसे जुड़ने के लिए। धीरज राजपाल नमस्कार कह रहे हैं, नमस्कार गोविंद जी कह रहे हैं धीरज राजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। ऐसे इंटरव्यू आने वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन की भूमिका अदा करते हैं। एस के गोयल कह रहे हैं एस के गोयल इज वाचिंग, एस के गोयल परिवार में एस के गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। दियांशु गोयल, हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर प्लीज गाइड में, ये जानकर आप? हाँ जी मैं जानती हूँ। हाँ। हाँ जी, तो करंट अफेयर्स के लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर प्लीज गाइड में। हाँ जी, तो करंट अफेयर्स आई थिंक इम्पोर्टेंट तो होता ही है, तो हमें एग्जाम से एक साल पहले वाले करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जाम से एक साल पहले वाले, लेकिन बेस्ट होता है कि 1.5-2 साल का आपको अवेयरनेस हो। ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए एक आप न्यूज़पेपर और जनरल अवेयरनेस रखें। अदर देन दैट यू गेट कोचिंग मटेरियल की कंपाइलेशन, मतलब मैंने पर्सनली वो यूज़ किया, तो कंपाइलेशन यूज़ की थी, उन्हीं के हेल्प से मैंने किया था। और विद मल्टीपल रिविजन्स, विद मल्टीपल नंबर ऑफ टेस्ट जो आप देते हैं, तो जो आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की चीज़ें होती है वो वहाँ से कवर होती रहती है। हाँ, मेरा पर्सनल ये था कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेस के मतलब है कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे पकड़ इतनी अच्छी हो कि आपको करंट अफेयर्स भी बेटर समझ में आएंगे, ईजियर समझ में आएंगे, और उनका वेटेज उसके बाद, मतलब पहले कोर को वेटेज देना फिर करंट अफेयर्स को वेटेज देना। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस ये कहते हैं पहले उनको दें बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, उसके बाद करंट अफेयर्स। हाँ जी, आपने ऐसे मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है करंट अफेयर्स की। मैंने हमेशा किसी ना किसी कोचिंग का मटेरियल, एक कंपाइलेशन जो मुझे सूट करता था मैंने उसे यूज किया, उस पे स्टिक रही, उसी की मल्टीपल रिविजन्स करी, उसे जाके करते हैं। अच्छा, एक बात जरा आप बता दीजिए भी, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं भी, आपके दिमाग में आता होगा इससे तो यार यूपीएससी में जाना ही चाहिए। हाँ जी जरूर। किसको ऐसे जाना चाहिए भी, आपको नहीं यार इसको तो जाना ही चाहिए, कहते हैं ना अपने को, अरे इसको तो करना ही चाहिए, वो कौन लोग होते हैं? जो लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन में होते हैं और चीजों की डेप्थ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। डेप्थ को जल्दी पकड़ लेते हैं, डेप्थ को। एनालिसिस का लेवल एक डीपर होता है, सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं करते। जो लोग थोड़ा डेप्थ को पकड़ते हैं, आई थिंक उनको तो जाना है। जो अवेयर रखते हैं कि अवेयरनेस रखते हैं चीजों की, ये क्या हो रहा है, वो क्या रह रहा है, इंटरेस्ट रहते हैं, एग्जैक्टली, जो जिज्ञासु होते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं। राजेश शर्मा कह रहे हैं बहुत बढ़िया सब्जेक्ट पर डिस्कशन भाई साहब, मन को मैम को कांग्रेचुलेशन। दियांशु गोयल कह रहे हैं मैम वेरी गुड एक्सप्लेनेशन मैम, थैंक यू मैम। हम बात कर रहे हैं पौरवी गुप्ता जी से, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया 2024 में, आईआरएस है और जीएसटी कस्टम एंड एक्साइज में इनको अलॉट हुआ डिपार्टमेंट। डॉक्टर मोहित नारायण, ठीक है, डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं मैम किसी भी कंपटीशन के लिए मटेरियल्स ज्यादा से ज्यादा पढ़े या रिवीजन ज्यादा करें? तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट इशू कि इतना ज़्यादा सोर्स अवेलेबल है, और जिसको हम आजकल लोग फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है, हाँ जी, जिनको लगता है कि ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। नहीं, आप एक सोर्स पकड़ें, उसको नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ें, वही एक तरीका है। यू शुड फील कॉन्फिडेंट विद योर सोर्स, विद योर मटेरियल। आई थिंक यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो पीपल जो बहुत ही ब्रिलियंट है, इवन इफ यू थिंक दैट योर मेमोरी इज 10 on 10, कि आप 10 में से आप पढ़ते हैं, वो भी पढ़ लेते, याद रह जाता है, फिर भी आपको एक चीज के लिए 10 सोर्स नहीं पढ़ने चाहिए। एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, आप जब इतना सारा पढ़ते हैं तो बहुत ही स्वाभाविक है कि आप भूलेंगे। तो इसलिए आप एक ही किताब को बार बार पढ़ें, मल्टीपल सोर्स नहीं पढ़ने चाहिए, लिमिटेड सोर्स रखें, जो आपने सोर्स लिया उस पर ट्रस्ट करें। जितनी ज्यादा चॉइस उतनी ज्यादा कंफ्यूजन, हाँ जी, है ना, एक पे हाँ जी, वही सेम बात आप 10 जगह से पढ़ेंगे और आपको सिर्फ शायद 2% नॉलेज नहीं मिलेगी, मे बी 10% नॉलेज मिलेगी, लेकिन वो 90% भी तो आपकी गायब हो गई ना, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आया उसमें। मतलब चॉइस ज्यादा है तो ऐसा मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू ट्रस्ट। धीरज बंसल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया धीरज बंसल शेरेवाला। कविता गुप्ता आपकी मम्मी है ना? कविता मैम नमस्कार, आपकी बिटिया हमारे साथ हैं। तो पूर्वी मैम आगे बढ़े थोड़ा सा, काफी मुझे लगता है बहुत समय हमारे पास कम है और बातें तो बहुत सारी अभी करनी है। आपको मार्गदर्शन कहाँ से मिला?
मेरी फैमिली में मेरे ताऊ जी हैं, हम्म, तो ही सगे ताऊ जी, कजन ताऊ जी हैं, कजन ताऊ मतलब जी हैं। पापा और फर्स्ट कजन हैं। हम्म, तो ही इज अ रिटायर्ड IRS ऑफिसर, हम्म, इनकम टैक्स। तो कहीं ना कहीं हमने जब से फैमिली में बचपन से उनको देखा है, तो हम्म, ही हैज बीन माय इंस्पिरेशन, ही हैज ये- बीन माय मोटिवेटर एंड ऐसा गाइडर एज ऐसा वेल बात इन द है। एंटायर जर्नी। परिवार में कोई हो तो एक मोटिवेशन हाँ ऑटोमेटिकली जी, आ हाँ जाता जी। है। डॉक्टर मोहित कह रहे हैं कि यूट्यूब मल्टीपल वीडियोस होती हैं मैम, एक ही टॉपिक के, तो सही का सिलेक्शन कैसे करें? यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस हैं एक ही टॉपिक पे, तो जहाँ से भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही है, आई थिंक हम्म, आप एक चैनल आपको मिल गया कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको सूटेबल लगता है, आपको समझ में आता है, तो हर बार बार उस टॉपिक के लिए आप जा सकते हैं। एक बार टॉपिक समझ में आने के बाद आपको मल्टीपल सर्च सेम टॉपिक पे आई डोंट थिंक करने की ज़रूरत है। सो इट डिपेंड्स कि आपको किस वीडियो में किस क्या बात पे क्या समझ में आ रहा है, समझ में आना इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारी चीजें होती हैं हर जगह पे ना। हाँ जी। तो ये जो कंफ्यूजन दूसरे जो पूछ रहे हैं वो आपको भी होता होगा। हाँ हाँ, मुझे मेरी जर्नी में मुझे भी डाउट्स आए हैं। हम्म, मुझे भी कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, तो मुझे 2 घंटे तो सिर्फ फ़ोन में वो वीडियो ढूंढने में लग जाता था कि इस कौन सी वीडियो देखकर मुझे अब क्लैरिटी आई है। हम्म, बट वो हर बार हर टॉपिक के लिए नहीं होना चाहिए, वंस इन अ वाइल कि आपको बिल्कुल नया टॉपिक मिल गया, कहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ से ढूंढूं, हम्म, तो उसके लिए आप ये स्ट्रगल शायद हर कोई करता है। करना ही पड़ेगा। हाँ जी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप हर रोज ही हर दूसरी चीज के लिए गुम जा रहे हैं, गायब हो हम्म, जा रहे हैं। आपको अपना मन स्थिर रखकर एक जगह ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हाँ, मुझे यहाँ से ये चीज समझ में आ गई है। अब गुम नहीं इसमें होना कहीं पे हाँ भी। हाँ जी, वो बार बार अपने आप को निकालना पड़ेगा। आई थिंक सब गुम होते हैं, हम्म, इतना होना चाहिए हम्म, अवेयरनेस कि हाँ अब आप खो रहे हैं, तो हम्म। आपको उसमें वापस निकलना आना चाहिए। मतलब न तो कहीं गुम होना है, न खोना है, हाँ माइंड जी, को स्थिर रखना है और हाँ पूरी जी। तैयारी करनी है। अजय गुप्ता हमें देख रहे हैं, शुक्रिया अजय गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं पौरी गुप्ता से। यूपीएससी 2024 में क्लियर किया, IRS है और GST कस्टमर एक्साइज में इनको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। जीके तो बड़ा समंदर है मैडम, तो किस प्रकार से डुबकी लगाएं कि मोती हाथ लगे? जी। तो पूरा एग्जाम ही कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस, जनरल हम्म, नॉलेज इसी का ही है। तो दो ही चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, एक आपका स्टैटिक पार्ट और एक जैसे पहले था करंट अफेयर्स। हम्म, तो स्टैटिक के लिए आपने अपनी किताबें पकड़ी, अपने कोर कंसेप्ट्स को क्लियर किया, उनका अच्छे से रिविजन किया, दिस इज योर बेस। फिर उसी पे आएगा करंट अफेयर्स का जनरल अवेयरनेस, उसका भी समुद्र जैसा सिलेबस होगा। तो वही आपको अपने आप को समझाना है और मनाना है कि मैं इतना करूंगी या इतना करूंगा। उसके बाद योर लॉजिक, योर सेंस ऑफ डिसीजन विल प्ले रोल। तो उसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर इज वन सोर्स, योर डिसीजन ऑफ करंट अफेयर सोर्स जो भी आप बना रहे हैं कि मैं यहीं से करंट अफेयर्स करूंगा या करूंगी, जैसे भी आप कर रहे हैं। व्हेन यू विल सी मल्टी, जब आप प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में सोर्सेज देखते हैं कि कौन इंसान कहाँ से तैयारी कर रहा है, तो आपको जो सूटेबल लग रहा है कि ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये इस तरीके से समझा रहा है, समझा रही है ये मटेरियल, और मुझे जम रहा है, तो मैं वहां से यूज करूँ। तो ये दो चीजें हैं जो आपको जनरल अवेयरनेस में हेल्प करेगी। फिर तीसरा आता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। यू नीड टू गिव नंबर ऑफ टेस्ट, बहुत सारे आपको टेस्ट देने हैं, बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसी से आपका सेंस आएगा कि जो लोग बोलते हैं प्रीलिम्स का नैक होता है कि कैसे निकालते हैं, या फिर सब्जेक्ट की पकड़ होती है, वो इन्हीं तीनों चीजों को बार बार करने से आपको पकड़ आएगी। हाँ जी, चलोगे तब पता लगेगा। हाँ जी। तब कुछ प्लानिंग इज द इजिएस्ट थिंग टू डू, प्लानिंग इज द इजीएस्ट थिंग टू विन, to do. टू डू विन। Execution is the execution is the key. चलना तो पड़ेगा, हाँ जी। भटकना नहीं है, चलना तो पड़ेगा। अच्छा, प्री और मेन की तैयारी सेम होती है क्या पैटर्न इनका? नहीं नहीं, पैटर्न में बहुत फर्क है। देखो ये तैयारी का पैटर्न तो अलग हो गया, लेकिन तैयारी वैसे ही करूंगा जैसे मैं मेन की कर रहा हूँ। नहीं नहीं, दोनों की कैसे करूँ, मतलब आपको थोड़ा सा इनिशियली इंटीग्रेटेड भी रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ प्री की तैयारी करें या सिर्फ मेंस की तैयारी करें। लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि जब तक आपने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी हैं आप आंसर राइटिंग का एक्सपेक्टेशन करने लग जाए, तो वो नहीं होगा। वो जब आपको 2-3 बार बुक्स पढ़ के आपको समझ में होगा। आज आपको अभी तक यही नहीं पता एंटी डिफेक्शन क्या होता है, तो आप उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस कैसे लिख देंगे। एग्जैक्टली। तो मेंस की डायरेक्टली नहीं हो सकती है तैयारी। प्लस मुझे, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि प्रीलिम्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो जब आप इनिशियल स्टेज ऑफ एग्जाम में हैं, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद थोड़ा प्रीलिम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए,
एक तो वो अनप्रडिक्टेबल होता है, टाइम उतना ही होता है, 4-5 महीने प्रॉपर तो लास्ट के चाहिए ही चाहिए, बहुत टेस्ट लगाने चाहिए। दूसरा, ये साइकिल थोड़ी सी लंबी होती है, कई बार आप किसी भी स्टेज पे अटक जाते हैं, देन यू फॉल डाउन टू द ग्राउंड। मैं भी आता इवन इफ यू आर एट द इंटरव्यू स्टेज, यू फॉल बैक टू प्रीलिम्स। तो फॉर इंस्टेंस आपने इस साल इंटरव्यू भी दिया, विद इन अ मंथ यू विल हैव योर प्रीलिम्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर दैट स्ट्रांग विद प्रीलिम्स कि उस एक महीने एक में भी महीने के आप अंदर आपको करना है, अगले अगला प्रीलिम्स निकाल सकें। क्योंकि वो प्रीलिमिनरी ये नहीं देखेगा कि हाँ ये जी, इंटरव्यू हाँ दे के आई जी, है। एग्जैक्टली। और उस वक्त आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड भी उतना हाँ, वो नहीं होता। उतना वो नहीं। तो बेस अपना इतना अच्छा रखे कि आपको इस साइकिल में भी अगर 2-3 साइकिल आप कर रहे हैं तो आप कहीं अटके ना। आप पीक पे पहुंच के भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, अगर तो पीक पे नहीं चढ़ हाँ पाए जी, हाँ जी, तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए हाँ। वापस चढ़ने के लिए। चढ़ने के यूपीएससी 100% क्लियर हो मेरी, मैं क्या करूं? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि इवन इफ यू ब्रिंग द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, आप नहीं कह सकते कि वो 100% क्लियर यूपीएससी होगा, क्लियर करेंगे। देयर इज लॉट ऑफ लक इन ऐसा द कोई एग्जाम। टेक्निक है नहीं है? तो आई डोंट थिंक आई कैन से कि आप ये करेंगे तो आप 100% क्लियर कर ऐसे लेंगे। कोई टेक्निक नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। वाकई ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि आप 100% सिलेक्ट हो जाओगे, कोई टेक्निक नहीं है। और कोई एक तरीका नहीं होता, सबका कोई अपना तरीका होता सबको है। हाँ जी। जो सफल है उनके तरीके हैं, जो असफल रहे हैं उनकी अपनी कहानियां हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। आईआरएस हैं आप, आपने यूपीएससी दिया, आईएएस देने वाले, यूपीएससी देने वाले आमतौर पर कलेक्टर बनने की चाहते हैं, आईपीएस बनने, क्या आप दोबारा फिर देने वाले हैं? नहीं, अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विस। अच्छा, यू आर वेरी हैप्पी हाँ विद जी। दिस। अच्छा, यू मन में एक बात आ रही है कि आपको कब लगा कि मुझे आईएएस बनना है? मेरा पहली बार एक कब लगा कि बस मम्मी मुझे तो आईएएस बनना है, पापा मुझे आईएएस बनना है? जी, मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं 11th-12th तो कॉमर्स से थी। आई थिंक जब अ, मैं सीए कर रही थी ऑनेस्टली, ठीक है। और मैंने सीपीटी भी की थी। और लेकिन सीपीटी देने से कुछ हफ्ते पहले मेरा डिसीजन हो गया था। इट वाज मोर लाइक आई जस्ट इट वाज मोर ऑफ अ थिंग कि मुझे करियर में बहुत अच्छा कुछ करना है। मैंने ताऊ जी को हमेशा से देखा था, तो मुझे मेरे था कि मुझे अपने करियर में बहुत नाम कमाना है, अपना अच्छा करना है। तो इनिशियली शायद मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि यूपीएससी एग्जाम क्या होता है, हाँ। कैसे होता है। व्हेन आई डिसाइडेड, मुझे एक दो टीचर्स से भी जब मेरे पापा ने बात करी थी कि ये सीए करना चाहते हैं, उनको ऐसा था कि और अच्छा कर सकती है, आपको कहीं और भेजना चाहिए। तब इस बारे में घर पे बात होने लगी, तो मुझे ऐसा था जो मेरे लिए बेस्ट होगा मैं उस वक्त वो करना चाहती हूँ। लेकिन मेरा और इंटरेस्ट, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आई डिसाइडेड कि आई ये एम मुझे गोइंग टू करना है। चेंज एंड डिसाइड दिस फॉर करियर। बट कंटिन्यूअसली आई ग्रू इंटरेस्ट व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर इट। जब कि स्टार्ट हाँ, किया तब लगा कि मुझे अब तब हाँ, तब और कॉन्फिडेंस आया। तब एक था कि तुमने डिसीजन लेकर छोड़ दिया है कि ये करना है, लेकिन आप कर सकते हो, आप यही करोगे। ये ग्रो हुआ इन द जर्नी। जब तैयारी भी कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। तो बनना तो सीए चाहते थे आप मतलब शुरुआत में, इनिशियली लेकिन डिसीजन। बाद में जब लगा कि मेरे को करना है तो हाँ जी। हम लोग बात कर रहे थे पौरवी गुप्ता से, जिन्होंने 2024 का आईएएस यूपीएससी एग्जाम दिया, आईएएस में सिलेक्ट हुआ, इनको अलॉट हुआ। और इससे पहले कि हम आज के क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हर व्यक्ति जानना चाहते हैं, जो इस एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा है, समय है। तो मैम कुछ ऐसा मैसेज जो आप कन्वे करना चाहती 40 सेकंड के लिए, तो हाजिर है आपके सामने माइक हमारा। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इट इज़ अ बिग डिसीजन टू टेक, क्योंकि आपके पूरे करियर और फ्यूचर का डिसीजन है। तो सोच समझ के जब भी आप ये डिसाइड करें, सोच समझ के करें, किसी और की खुशी के लिए या सिर्फ ये सोच के कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मुझ में पावर आ जाएगी, वो फैक्टर नहीं होना चाहिए जब आप डिसाइड करें। बिकॉज नहीं तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के 2-3 साल वेस्ट करेंगे, विच इज़ योर यूथ ईयर्स। तो एक सोच समझ के डिसीजन लें, और जब आप ले लें तो अपने आप को डाउटफुल डेज आएंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस और एक बिलीफ अपने अंदर रखना है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कोई भी कर सकता है। दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन, है ना। उसके अलावा अगर मेरा एक पर्टिकुलर मैसेज होगा, तो जितनी भी लड़कियां हैं उनको और आगे बढ़ना चाहिए, उनकी एजुकेशन पे आपको फोकस करना चाहिए। और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करें इन दी एजुकेशन, स्पेशली गर्ल्स को। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन स्टैंडिंग हियर, सिटिंग हियर, उनके बिना सपोर्ट के। मैं जब भी परेशान होती थी, मैं उनके पास जाती थी, मैं खुद को डाउट करती थी, वो मुझ में फेथ देते थे।
तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपका बच्चा अपने करियर में कुछ करना चाह रहा है तो आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें, ओपन हार्टेडली सपोर्ट करें। इससे पहले कि हम लोग आज के इस एपिसोड को विश्राम दें, महेश अरोड़ा कह रहे हैं कि आप एक उच्च अधिकारी बन चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि ब्यूरोक्रेसी पर पॉलिटिशियन हावी रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शॉर्ट में बता दो फटाफट बस। ये तो आपको मैनेज करना आना ही चाहिए और वो विद इन सर्विस आप मैनेज करना सीख जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को दीपावली है, हम लोग शो नहीं कर पाएंगे। आपके साथ हम भी दिवाली मनाएंगे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। और पौवी जी आपको शुभकामनाएं, आपका और यश बढ़े, आप इस प्रकार मार्गदर्शन देते रहें, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।